हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी तैयारी होती है यूजीसी नेट और सेट के एग्ज़ाम की। ठीक है, 2023 में आपकी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए यहाँ पर इस चैनल पर तैयारी होती है। पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर 2 आपका सेकेंड पेपर एजुकेशन का होता है। तो यहाँ पर पेपर 1 के कुछ नए क्वेश्चन हैं जो कि जून 2023 में पूछे गए हैं और ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट में है। इससे पहले इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इन्हीं टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपको पता लगेंगे जिनसे कि एनटीए के द्वारा अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, एमपी सेट का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकती है। हो सकता है यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो चीज़ें हमें सब देख लेनी चाहिए। जो भी हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पे जो है कंटेंट पीडीएफ के फॉर्म में आपको दिया जाता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको जून 2023 के एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था ऑनलाइन अधिगम खेलों के सृजन और साझेदारी में। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग ऑनलाइन लर्निंग गेम। ऑनलाइन लर्निंग गेम के बारे में पूछा गया है। तो इसमें देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको बता रखा था कि कौन से जो है किस टूल्स का कहाँ पर यूज़ होता है। तो उसमें जैसे कि हमने कोलैबोरेटिव लर्निंग पढ़ी थी, कोऑपरेटिव लर्निंग पढ़ी थी। तो कौन से टूल्स यहाँ यूज़ होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ रखी हैं। ठीक है, और अब क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। तो इसका जो देखिए राइट ऑप्शन है आपका, ये है कहूत। ठीक, तो ये हो जाता है आपका, इसमें ये कहूत है ना। अब इसी से संबंधित देखिए आपका एक क्वेश्चन और पूछा गया है। ये था आपका, ये आपका गुजरात सेट की परीक्षा में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म होते हैं, ये गेम आधारित शिक्षण प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रशिक्षण रणनीति में, मतलब टीचिंग स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो गेमिंग तत्वों को शामिल करके लर्नर के पार्टिसिपेंट्स और उसकी प्रोडक्टिविटी, मतलब वो कितना अच्छा सीख सकता है और कितना अच्छा वहाँ पर खुद इन्वॉल्व होके उसमें प्रेजेंट होके, मतलब इंटरेस्ट से वहाँ पर वो प्रेजेंट रहेगा, चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा और इंटरेक्टिव बना रहेगा। ठीक है, इंटरेक्ट करेगा टीचर से। तो यहाँ पर इसी को, इसके लिए मतलब सिखाने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस तरह से ऑनलाइन गेमिंग को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अब उसमें देखिए कौन कौन से आते हैं। इसमें ऑप्शन आपको बदल दिए। देखिए यहाँ पर है कहूत, सोक्रेटिव, क्विजीज, ईपीजी पाठशाला, एडमोडो, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वही है ना, वैसा ही है, यहाँ पर अलग दे दिए हैं ऑप्शन। तो इस तरह अक्सर होता है। देखिए एनटीए के पास कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन तो टॉपिक तो वही है ना, उसी में थोड़ा हेर फेर करके चीज़ों को वो पूछता रहता है और यही हो जाता है कि क्वेश्चन कुछ नए बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहूत है ना। अब इसमें भी क्या होगा आपका, अब इसमें 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। कहूत है, सोक्रेटिव है और उसके बाद क्विजेस, है ना। यहाँ पर ये क्विजेस, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो इसमें ए, बी और सी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ईपीजी पाठशाला क्या है, आपको पता है कि ये एमएचआरडी के द्वारा इनिशिएटिव एक, मतलब शुरू की गई एक पहल है ना। एमएचआरडी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ जो है एजुकेशन, ठीक है, जिसको एमओई कहते हैं, तो इसके द्वारा शुरू की गई पहल है। और यूजीसी के द्वारा आईसीटी के माध्यम से शिक्षा के जो है यहाँ पर शिक्षा कार्यान्वित की जाती है। ठीक है, NMEICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। ठीक है, तो यहाँ पर ईपीजी पाठशाला के बारे में थोड़ा सा बताया। देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग किस में पढ़ चुके हैं, तो आपका जो डिजिटल इनिशिएटिव थी उसमें मैंने सारी चीज़ें कवर कराई हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं। एडमोडो क्या है? ग्लोबल एजुकेशन नेटवर्क है जो सभी छात्रों को जोड़ने में मदद करता है। ठीक, तो ये जो है अलग हो गई, इनका गेमिंग से मतलब नहीं है ना। लेकिन कहूत क्या है? ये टीचर लर्नर को गतिशील और इंटरैक्टिव गेम बेस्ड टीचिंग प्रदान करता है। ठीक, तो ये गेमिंग के लिए हो जाता है। सोक्रेटिव क्या है? यहाँ पर एजुकेटर्स कैन डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शन थ्रू ए गेम बेस्ड लर्निंग। यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन में वो क्या है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है टीचर, मतलब
छात्र की प्रगति पे यहाँ पे नज़र रखी जा सकती है और गेमिंग के माध्यम से यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि किस तरह का इंस्ट्रक्शन देने पे उसकी क्या एक्टिविटी हो रही है। ठीक है ना। अब क्विजेज में ये भी क्या है, यहाँ पर एक इनोवेटिव लर्निंग है, उसके लिए प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर टीचर न्यू मटेरियल्स को बना सकते हैं, ठीक, जैसे कि क्विजीज है ना, तो वो नए नए जो है अपने आइडियाज़ को और इनोवेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए ये आपका गुजरात सेट के एग्ज़ाम में आया था, 2021 में पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक, वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको हिंदी में बता दी हैं, आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन था, एक स्मार्ट होम एप्लीकेशन जो प्रकाश है ना, मतलब लाइटिंग, टेम्परेचर, तापक्रम, मनोरंजन प्रणाली, एंटरटेनमेंट सिस्टम और उपकरणों को स्वतः नियंत्रित करता है, अप्लायंसेस को यहाँ पर कंट्रोल करता है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये है आपका यूबिक्विटिस कंप्यूटिंग। ठीक, कंप्यूटिंग के बारे में हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग है सर थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। जब मैंने आईसीटी की क्लास ली थी उसमें आपको बताया था कि आप कंप्यूटिंग को कैसे, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे यूज़ करते हैं। तो ये है यूबिक्विटिस कंप्यूटिंग, जहाँ पर इन सारी जो भी जो है आपके जितने भी ये हैं फंक्शंस हैं, मतलब जैसे कि लाइटिंग का है, टेम्परेचर का है और एंटरटेनमेंट सिस्टम का है ना, ये सारी चीज़ों को वो सारे कंट्रोल कर सकता है। ठीक, खुद ही से कंट्रोल कर सकता है। ये है यूबिक्विटिस कंप्यूटिंग। ठीक, यहाँ पर देखिए अब आपका ये क्वेश्चन, ये भी नेगेटिव कम्युनिकेटर्स यूजुअली एक्सप्रेस, नकारात्मक संप्रेषक सामान्यतः व्यक्त करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए यहाँ पर बना के दिए हैं ताकि इनसे आपको ये पता लगे कि नेगेटिव मार्किंग तो आपकी नहीं है ना। ये तो आपको पता है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिलहाल अभी तो नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, सारे क्वेश्चंस को अपना लॉजिक लगा के भी वहाँ पे सॉल्व करिए। ठीक है ना, जैसे कि अब यहाँ पर आपको नेगेटिव कम्युनिकेटर्स के बारे में पूछ रहा है, लेकिन आपने क्या है कम्युनिकेशन पढ़ा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ा है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज ए पॉजिटिव कम्युनिकेशन की ही बात होती है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि इजी वे में ट्रांसमिशन होता है, सेंडर टू रिसीवर, रिसीवर तक क्या है जो सेंडर कहना चाहता है वैसी ही बात उसकी मैसेज जो है वहाँ तक पहुँचता है। ठीक, और फिर वो फीडबैक भी देता है। तो मतलब जो चीज़ हम पहुँचाना चाह रहे हैं रिसीवर तक वैसी ही पहुँच रही एज इट इज़। अब इसी का अपोजिट हो जाता है नेगेटिव कम्युनिकेटर्स। तो नकारात्मक संप्रेषक सामान्यतः व्यक्त करते हैं। यहाँ पर जो नकारात्मक की बात होगी अब वो किस तरह से होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, निराशावाद होगा, है ना, पेसिमिज्म। तो ये हो जाएगा अमर्ष और अविश्वास। ठीक, तो अमर्ष मतलब जैसे एक होता नहीं है उत्साह, हर्ष, है ना, तो इसी तरह ये अमर्ष मतलब निराशा से ही संबंधित है। दुख मतलब अच्छा ना लगना, है ना, नॉट फील गुड, है ना। तो ये चीज़ है कि अच्छा फील ना होना, ये सारी चीज़ें। तो यह आपका इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ये है सी, डी और ई। ठीक, तो इस तरह से आशावादी और शाब्दिक माधुर्य, तो वर्बल सॉफ्टनेस, ये तो आपका पॉजिटिव में आएगा, है ना, जब आपका पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगा। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, तो ये आपका इसमें ही हो जाएगा पॉजिटिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चंस को इस तरह की टेक्निक लगा के भी सॉल्व करना है। जरूरी नहीं है, ये तो बुक में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि नेगेटिव कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से उन्हीं चीज़ों को वाइस वर्सा करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल ट्रीटमेंट इन वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, जल शोधन प्रक्रिया में कौन सा एक रासायनिक शोध है। तो देखिए यहाँ पर वाटर प्योरिफिकेशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें यहाँ पर इसीलिए मैंने ये दे दिया है कि कोआगुलेशन क्या प्रोसेस होता है। ये इसका जो आंसर है ये कोआगुलेशन होगा। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन में तो आपको पता है कि छानने की क्रिया होती है। अब जल शोधन प्रक्रिया में क्या होता है, जो है कोआगुलेशन होता है, स्कंदन। ये क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसका प्रयोग जल शोधन में किया जाता है ना। अब यहाँ पर वाटर प्योरीफाई करने के लिए इसका हम यूज़ करेंगे और इसमें फिर क्या होगा, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की एक विधि होती है। तो यहाँ पर जो भी हमको वेस्टेज है उसको किस तरह से निकाला जाएगा, तो यहाँ देखिए स्कंदन जब कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाई जाती है तो इनके कणों का आवेश नष्ट हो जाता है, जिसे कोलाइडी कण आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं ना। जैसे कि H2O होता है
तो H प्लस और O यहाँ पर माइनस है ना, ऐसे होता है। तो इसी को कह रहा है कि विद्युत अपघट्य केवल अल्प मात्रा मिलाई जाती है, तो कणों का आवेश, आवेश से मतलब है जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है ये इसका नष्ट हो जाएगा और कोलाइडल कण आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं और नीचे बैठ जाएंगे। भाई जब कोई चीज़ ज़्यादा हैवी हो जाएगी तो नीचे बैठ जाएगी, और इसी को क्या कहते हैं, कोआगुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कोआगुलेशन का प्रोसेस, है ना। और देखिए अब ऐसे ही क्वेश्चन आपका और पूछ सकता है कि जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है वो किस तरह होती है। अगर क्लॉटिंग ना हो तो क्या होगा, तो जैसे कि आपको जब चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, उसके बाद आप धीरे धीरे देखते हैं कि वहाँ पे एक थक्का मतलब क्लॉट्स बन जाता है। तो ये भी क्या है, कोआगुलेशन जैसा ही होता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर एक क्लॉटिंग ना हो तो जैसे कि वहाँ पे क्या है, फाइब्रिन फाइब्रोनेजन बन जाते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं कि ऐसे ही पार्टिकल्स बन जाते हैं और वो थिक हो जाता है। ठीक, तो अगर नहीं होगा, इस तरह का प्रोसेस नहीं होगा तो इस तरह से बहुत सारा ब्लड हमारा वेस्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, और ये बहुत स्थिति क्या है, खराब हो सकती है ना पेशेंट के लिए। तो यही होती है आपकी कोआगुलेशन। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो कोआगुलेशन का प्रोसेस है एक रासायनिक जल उपचार प्रक्रिया है जिसका उपयोग पानी में सस्पेंडेड कणों के इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में हेर फेर करके, क्योंकि हर उसमें चार्ज होता है, ठीक है, कोई भी आपका जो भी यहाँ पर यौगिक होगा मतलब कंपाउंड होगा उसमें वो होगा प्लस माइनस जो है होता ही है उसमें चार्जेस। ठीक है, तो पानी से ठोस पदार्थों को निकालने के लिए किया जाता है, और इसमें क्या होगा कि कणों कोलाइड से तैलीय पदार्थों पर आवेशों को अस्थिर करने के लिए पानी में छोटे अत्यधिक आवेशित अणुओं को पेश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो है ऐसे ही उसका जो प्लस और माइनस मतलब जो भी कैटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन जो उसमें चार्ज होता है उसको नष्ट कर दिया जाता है, और इस तरह से वो आपस में बन जाते हैं, पार्टिकल्स जो है जुड़ जाते हैं, और फिर ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम लोग यहाँ पर, मैं आपको पूरा चीज़ नहीं ऐसे डिस्क्राइब कर सकती हूँ, है ना, हम लोग क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न अभी देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें बता भी रखी हैं, अब और कुछ चीज़ें जो क्या है नई चीज़ें आ रही हैं उनको भी हम लोग ऐसे ही अपने जो हमारे लेक्चर पीरियड चल रहे हैं उनमें हम वहाँ पे पूरी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट हर चीज़ समझा जाएगा। आप क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें पूरा ब्रीफ एक टॉपिक तो नहीं कवर किया जा सकता है, इसलिए मैं आपको अभी जो है ऐसे हिंट दे देती हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी सी आपको पता रहे। मान लीजिए अभी किसी का एग्जाम होना है तो वो फिर अगर मान लो उसको यही क्वेश्चन करीब आ जाता है, मिलता जुलता आ जाता है, तो वो थोड़ा रिलेट कर ले जाए, है ना। यहाँ पर देखिए आपका ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया था, केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस की तरह से था, है ना। यहाँ पर ये आपका 11 जुलाई 2022 को आया था। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मतलब यहाँ पर क्या होता है, अपशिष्ट जल शोधन जिसको कहते हैं। तो ये क्या प्रोसेस होता है, इसमें अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की एक ऐसी प्रविधा है, मतलब सुविधा होती है, एक टेक्निक होती है जिसमें जो कि जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया से इन सोर्सेस से जो भी आपका वाटर होता है, तो यहाँ पर वेस्टेज को कैसे हम प्योरीफाई करके हटा लेते हैं और प्योर वाटर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है ना, ये होता है न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस से। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग फिर बाद में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी अधिगम वातावरण का उदाहरण है। अब आप देख रहे हैं ना कि फर्स्ट पेपर में तो इस तरह इंक्लूसिव एजुकेशन से ऐसे सवाल नहीं आए थे। इंक्लूसिव एजुकेशन करिए या इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट करिए, ये एजुकेशन वाले बच्चे तो पढ़ते हैं, एजुकेशन में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपके टॉपिक में ये पूरी एक यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फर्स्ट पेपर वाले बच्चे भी जान लें कि इंक्लूसिव लर्निंग या इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको समावेशी शिक्षा कहते हैं, समावेशी, ठीक है, अधिगम वातावरण, मतलब वातावरण से मतलब वही है जिसमें आप सीखते हैं, है ना, जिसमें सिखाया जाता है। तो समावेशी शिक्षा क्या है, ये एक शिक्षा प्रणाली को रेफर करता है जो सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषा या अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना, मतलब अगर वो डिफ्रेंशिएट भी करते हैं एक दूसरे से, व्यक्तिगत भिन्न भी हैं, तो भी यहाँ इसको समायोजन किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो समावेशी शिक्षा है यहाँ पर सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, ठीक है, दोनों की ही शिक्षा की यहाँ पर जो है पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए मोटे बात, मतलब एक जनरल कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझिए कि जो समावेशी शिक्षा है यहाँ पर बिना भेदभाव किए
विशिष्ट बालक जो कि लर्निंग डिसेबल होंगे, अधिगम असमर्थी मतलब उनमें किसी न किसी तरह से क्या होगी, कुछ कमजोरी होगी, ठीक है, चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, कैसे भी हो सकती है। तो उनको और सामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षा की व्यवस्था होती है। अब इसमें देखिए लर्निंग जो है इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका एक कक्षा जहां सभी विद्यार्थियों को अपने विशिष्ट अनुभव और दृष्टिकोण को साझा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ पर अगर कोई बालक उसका स्लो लर्नर है, मतलब स्लो अचीवर है, धीमी गति है उसकी सीखने के लिए, तब भी उसको भी बराबर का मौका दिया जाएगा पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। यहाँ पर विशिष्ट अनुभव और दृष्टिकोणों को साझा करने के लिए उसको भी इनकरेज किया जाता है, ठीक। आप देखिए यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन देख लीजिए, है ना। यहाँ जहाँ केवल जातीयता के विद्यार्थियों को देखिए इसमें कह रहा है बी ऑप्शन में, तो ये नहीं होगा, ठीक। और आपका नियमों और कठोर सेट का अनुपालन करने की, तो ये भी नहीं है, ठीक है ना। और एक कक्षा जहाँ विद्यार्थियों को प्रश्न पूछे अध्यापक के प्राधिकार को चुनौती देने से हतोत्साहित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सारी नेगेटिव बातें हो रही हैं, ये इनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। तो अब इस तरह से सवाल बनने लगे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन से ऑनलाइन उपकरण जो है चित्रण, मतलब ये कह रहा है कि माइंड मैप्स की बात कर रहा है, ठीक। यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाला इसीलिए पढ़ा करिए, हिंदी में क्या होते हैं कि टर्म्स के मीनिंग ही बदल जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑनलाइन टूल्स यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग माइंड मैप्स। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए माइंड मैप्स होता क्या है, तब हम समझेंगे कि टूल्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, ठीक। तो माइंड मैपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप रंगों, डायग्राम और चार्ट की मदद से किसी भी सब्जेक्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। माइंड मैपिंग किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। मतलब माइंड मैपिंग किसी कार्य विशेष केंद्रीय अवधारणा, मतलब एक आपका क्या होगा, सेंट्रल आइडिया होगा और विचार विषय से संबंधित उसके मेन पॉइंट्स होंगे, ठीक है, या कुछ आपके डिस्कशन होंगे, इनको एक लाइन डायग्राम के द्वारा दर्शाया जाता है। और इससे क्या होगा, जो भी लर्नर है उसके मन में जो है इमेज बन जाती है, एक सिंपल इमेज बन जाती है ना। तो माइंड मैपिंग क्या है, किसी भी विषय वस्तु का चित्रात्मक वर्णन करना है, ठीक है। और अगर ये कलर्ड हो, रोचक ढंग से बनाया गया हो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको हॉलीडे का 7 डेज़ की आपकी हॉलीडे है ना। अब आपको इन छुट्टियों को, इनको 7 डेज़ की है, अब इसको आपको ये दिखाना है, मतलब इसकी प्लानिंग करनी है कि मुझे कैसे इन छुट्टियों को कंज्यूम करना है। तो आप क्या करेंगे, एक इसको, ये आपका सेंट्रल आइडिया हो गया। तो आपने बनाया कि 7 दिन में मैं मुझे मान लीजिए दिल्ली घूम के आना है ना। अब आप दिल्ली के लिए प्लानिंग बनाएंगे, आप कैसे जाएंगे, ठीक है, ट्रैवल कैसे करेंगे, ट्रेन कौन सी है, बस से, मतलब कैसे जाएंगे, है ना। अब बाई प्लेन जाएंगे, कैसे जाएंगे, ठीक है, उस तरह से। फिर वहाँ पर हम कब पहुँचे, फिर वहाँ पर हम किस पे रुकेंगे, है ना। तो इस तरह से आपका ये हो गया ट्रैवल का। फिर आपका क्या हो गया, वहाँ पे पहुँचने का, मतलब बाय रोड किस तरह से पहुँचेंगे, वहाँ पर कैसे रुकेंगे, ठीक है, कैसे होटल तक पहुँचेंगे, फिर आपने होटल कौन सा लेना है, ठीक। उसके बाद कौन कौन से मार्केट हम जाएंगे, है ना, यहाँ पे पास में क्या है, इस तरह से करके शॉपिंग क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आपने ऐसे यहाँ पर माइंड में अपने सेट कर ली, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अब जब आप इस तरह से एक प्लानिंग बना के करते हो तो ये आपको पता रहेगा कि मेरा यहाँ पे एक तो बजट कितना है, कितना मुझे करना है, कैसे मुझे कितने समय में कहाँ पहुँच जाना है, फिर मुझे लौट के अपने वापस भी आना है ना। तो ये सारी चीज़ें यही होती है माइंड मैपिंग, ठीक। तो ये कुछ भी हो सकता है, आप कैसे भी बना सकते हो किसी भी फील्ड में। नेक्स्ट देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। AQI इज रिप्रेजेंटेड, एयर क्वालिटी इंडेक्स को प्रदर्शित किया जाता है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, है ना, अभी जब हमने क्वेश्चन किए थे। तो इसमें एयर क्वालिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखिए इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, क्या यूनिट ऑफ यहाँ पे माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब या यूनिट ऑफ ppm, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन होता है, ठीक है। ppm का मतलब है परसेंटेज में या नंबर्स में, तो ये नंबर्स में होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता सूचकांक एक संख्या है ना, जिसका उपयोग सरकार द्वारा आम जनता को हवा की जो एयर की क्वालिटी है इसको बताने के लिए किया जाता है कि यहाँ पर जो पॉल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन में वृद्धि के साथ वायु की गुणवत्ता बिगड़ती है और उसका रेंज कितना है। तो यहाँ पर देखिए रेंज जो होता है ना 0 से 500 तक होता है, जिसमें कि 0 सबसे अच्छा और 500 सबसे खराब लेवल को प्रदर्शित करता है। तो AQI क्या है,
एक मतलब इक्विपमेंट टूल है जिसको कह सकते हैं, इंडेक्स है, जो कि हमको ये बताता है कि जिस हम एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वहाँ की एयर कितनी फ्रेश है ना, वहाँ पे पॉल्यूशन की कितनी मात्रा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करती हैं। ठीक, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। एनवायरनमेंट के पूरे जो हमने चैप्टर किए हैं उसमें मैंने यहाँ पर करवा दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। उसमें एक टेबल है जिसमें कि 0 से 50, 50 से 100 इस तरह से करके उसकी जो है मार्किंग की गई है। ठीक है ना, तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका क्या है, नंबर्स में, है ना। तो ये हो गया आपका। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी, कुछ भी थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो, लगा हो आपको कि हाँ मुझे इस चैनल से पढ़ना चाहिए, मेरे लिए हेल्पफुल रहेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज तो मैंने आपको ये पैटर्न बताया कि अब इस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब हम लोग जब अपनी थ्योरी क्लास हमारी शुरू हो गई है तो उसमें मैंने टीचिंग के और रिसर्च के कॉन्सेप्ट जो है स्टेप बाय स्टेप पूरा वहाँ पे सीक्वेंस से मैंने करवा दिए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं और अभी चल रही है। ठीक है, तो उसको वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर थ्योरी में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।